हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम आधुनिक काल का ये 18वां भाग लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आधुनिक काल के लगभग 17 भागों में 17 भाग अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले हम गद्य विधा में उपन्यास, नाटक, कहानी विधा के प्रश्नों को भी अपलोड कर चुके हैं और इसके अलावा इस समय गद्य विधा में निबंध विधा के प्रश्नों को हम चला रहे हैं। और यदि वे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, DSSS, झारखंड टीजीटी पीजीटी, छत्तीसगढ़ पीजीटी टीजीटी और केवीएस एनवीएस यानी कि भारत के किसी भी राज्य के अध्यापक से संबंधित परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, ये सभी प्रश्नों की श्रृंखला है। और दोस्तों ये आप हिंदी अध्यापक से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 801, संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? तो संगीनों का साया ये प्रभाकर माचवे का काव्य संग्रह है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संगीनों का साया काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे का है और ये तार सप्तक 1943 के कवि हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह मेपल है, स्वप्न भंग है, क्षण, ये तीनों प्रभाकर माचवे बलवंत का के काव्य संग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 802। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? तो इनमें से देशांतर शंभुनाथ सिंह का नहीं है, ये धर्मवीर भारती का है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देशांतर धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। शेष अन्य विकल्प शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित काव्य हैं। शंभुनाथ सिंह नवगीत परंपरा के प्रमुख यानी कि प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके नवगीत संकलन इस प्रकार है: रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल जो कि 1946 में उदयाचल प्रकाशित हुआ, दीवालोक 1951 में, समय की शिला पर आदि, ये सभी शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है 803। गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला फैक्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। और अगला फैक्ट है, कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। और अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। अगला फैक्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह देख लेते हैं। गीत फरोश, इसका प्रकाशन 1953 में हुआ। और अगला है चकित है दुख 1968 में प्रकाशित हुआ। अंधेरी कविताएं 1968 में। और अगला है गांधी पंचशती 1969 में। खुशबू के शिलालेख 1973 में। मानसरोवर 1981 में। ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह हैं। और अगला फैक्ट है, बुनी हुई रस्सी 1971 में प्रकाशित काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है 804। निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? तो इनमें से कालजयी अज्ञेय जी का नहीं है। कालजयी खंड का भवानी प्रसाद मिश्र का। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र का खंड काव्य है और कालजयी का प्रकाशन 1980 में हुआ। अगला फैक्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र को इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, सहजता का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य कमल के फूल और वाणी की दीनता आदि हैं। और अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। ये तो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला फैक्ट है, अज्ञेय जी ने प्रमुख काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम, हरिघास, क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए,
करुणा प्रभामय और आंगन के द्वार पार कितनी नावों में कितनी बार, ये सभी अज्ञे जी की काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है 805। पूर्वा कविता किसकी है? तो पूर्वा कविता है अज्ञे जी की। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पूर्वा 1965 में प्रकाशित हुई अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। भग्नदूत अज्ञे जी का 1933 में प्रकाशित हुआ। चिंता 1942 में, इत्तिलम 1946 में, हरी घास क्षण भर 1949 में आदि ये अज्ञे के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। नई कविता नाम अज्ञे जी का दिया हुआ है। नई कविता नाम अज्ञे जी द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 806। व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? तो व्यक्तिगत के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्यक्तिगत भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ। व्यक्तिगत का प्रकाशन 1973 में। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद को कविता का गांधी कहा है। और भवानी प्रसाद दूसरा तार सप्तक 1900 जो कि 1951 में शामिल कवि हैं। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, गीत फरोश इनकी यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं हैं। अगला प्रश्न है 807। महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? तो महावृक्ष के नीचे ये अज्ञे जी की काव्य रचना है। विकल्प बी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महावृक्ष के नीचे अज्ञे जी का काव्य संग्रह है और इसका प्रकाशन 1977 में हुआ। महावृक्ष के नीचे का प्रकाशन 1977 में हुआ। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। हिंदी कविता आंदोलन में नई कविता नाम अज्ञे जी द्वारा दिया गया। इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह है। सागर मुद्रा 1970 में प्रकाशित, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में प्रकाशित, नदी की बाँक छाया 1981 में प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न 808। कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? दोस्तों तार सप्तक से एक न एक प्रश्न जरूर आते हैं तो इसको अवश्य पढ़ें। और चलिए देखते हैं। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो कर ही दिया करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और क्योंकि हम प्रतिदिन 2 या 3 वीडियो अपलोड करते हैं तो जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अज्ञे जी दूसरे तार सप्तक के न होकर केवल तार सप्तक के कवि हैं, जो कि इसके संपादक अज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में किया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अज्ञे तार सप्तक 1943 में सम्मिलित कवि हैं, न कि दूसरे सप्तक के कवि। दूसरा सप्तक 1951 में अज्ञे जी के संपादकत्व में निकला, जिसमें सम्मिलित कवि हैं दूसरे सप्तक के कवि शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंत माथुर, हरि नारायण व्यास, ये सभी दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है 809। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 है और पहले सप्तक का प्रकाशक 1943 है। और तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ था। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में, जबकि तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में। अज्ञे ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। इन चारों सप्तकों में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचना शीर्षक निबंध में किया है। अगला प्रश्न 810। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध की। विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उपर्युक्त गजानन माधव की पंक्ति है। और ये पंक्ति अंधेरे में से उद्धृत है। ये पंक्ति चांद का मुख टेढ़ा 1964 ईस्वी में प्रकाशित काव्य संग्रह में संग्रहित है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। और मुक्तिबोध की रचनाएं देख लेते हैं। भूरी भूरी खाक धूल 1980 की है। ब्रह्म राक्षस, भूल गलती आदि ये सभी मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं। प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्तियां देख लेते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, ये नागार्जुन की पंक्ति है। राष्ट्र गीत में भला कौन वो, भारत भाग्य विधाता है,
यह रघुवीर सहाय की। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ये सुदामा पांडे धूमिल की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा जगी? तो इसमें कठपुतली की इच्छा अनचाहा नृत्य करने दो, इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में अनचाहा नृत्य करने दो की इच्छा ही जगी। और कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता के महत्व का संदेश प्रस्तुत किया है। और भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। गीत खरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृतियां। अगला प्रश्न है 812, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? आकाश का साफा बांधकर सूरज का चिलम खींचता कौन बैठा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, इसका उत्तर है पहाड़ बैठा है, विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। और व्याख्या देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा है, ये पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित शाम एक किसान से ली गई है। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में, और नदी को चादर, और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है 813, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियों उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में ये कथन किसका है? ये कथन है नामवर सिंह का, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंधेरे में कविता के विषय में ये कथन नामवर सिंह का है। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध के। अंधेरे में कविता ये गजानन माधव मुक्तिबोध के है। और मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अंधेरे में एक लंबी कविता जिसका प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे नाम से प्रकाशित हुआ था। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। और अगला फैक्ट है, रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है। अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है। अगला प्रश्न है 814, जिंदगी के कमरों में अंधेरे कौन एक लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों की कर देती है सुनाई। और बार बार अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। तो यह त्रुटिपूर्ण कथन है कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, यही त्रुटिपूर्ण कथन है, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिंदगी बार अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, शेष विकल्पों के कथन सत्य हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 के कवि हैं। और मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हैं, चांद का मुँह टेढ़ा 1964 ईस्वी, भूरी भूरी खाकधूल 1980 ईस्वी, ये सभी मुक्तिबोध की काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न 815, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? तो चलिए देखते हैं। मुक्तिबोध का संकेत है कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार को स्वीकार करना, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 816, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का नहीं है? तो इनमें से तीसरे तार सप्तक का कवि धर्मवीर भारती नहीं है, ये चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। धर्मवीर भारती तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ। और संकलित कवियों का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नंबर 2 मदन वात्सायन,
नंबर 3 विजय देव नारायण शाही, नंबर 4 कुमार नारायण और नंबर 5 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नंबर 6 केदारनाथ सिंह, नंबर 7 कीर्ति चौधरी। अगला प्रश्न है 817 अंधेरे में नामक कविता के रचयिता कौन है? तो अंधेरे में कविता के रचयिता हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंधेरे में नामक कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं और मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ हैं। चांद का मुँह टेढ़ा 1964 में प्रकाशित है, दूसरा है भूर भूर खाक धूल 1980 में प्रकाशित है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। और अगला फैक्ट है मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की है। और अगला फैक्ट है मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और चौथा है भूल गलती। ये सभी मुक्तिबोध की चर्चित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 818 तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो तार सप्तक के संपादक थे अज्ञेय जी सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञेय। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो निम्न है। तार सप्तक 1943 और दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979 और नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। और अगला फैक्ट है अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला प्रश्न है 819 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये तीसरा तार सप्तक के कवि हैं। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा सप्तक 1959 के कवि हैं। तीसरा सप्तक के 1959 में संकलित कवि निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जो निम्न है। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। अगला प्रश्न है मांझी के पुल से कितनी दूर है? मांझी के पुल से कितनी दूर है? मांझी का पुल कौन बड़ा है? वो जो नदी पर खड़ा है। मांझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है, केदारनाथ सिंह। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 821। प्रश्न है निम्नलिखित में तार सप्तक का कवि है। तो तार सप्तक का कवि है अज्ञेय जी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तार सप्तक के कवि हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो इस प्रकार है। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। जबकि धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रत्येक सप्तक में 7 कवि की रचनाएं संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है 822 इनमें से कौन सा नाम सही है? तो इनमें से कौन सा नाम सही है? तो इनमें से तार सप्तक नाम सही है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। इन सभी सप्तकों का संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय ने किया। अगला प्रश्न 823 धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो धर्मवीर भारती के संदर्भ में वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। ये सही नहीं है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। धर्मवीर भारती के संदर्भ में वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं। यह तथ्य सही नहीं क्योंकि धर्मवीर भारती व्यक्ति स्वतंत्र के पक्षधर कवि हैं। धर्मवीर भारती व्यक्ति स्वतंत्र के पक्षधर कवि हैं। ये किशोर भावुकता के लेखक हैं और ये मिथकी संदर्भों में आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। प्रश्न 824 इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इनमें से मुक्ति मार्ग सही है, भारत भूषण अग्रवाल का। पिघलते पत्थर ये रंगेर राघव का है और अजय खंडहर ये
अजय खंडहर ये रांगे राघव का ये भी है, निराला का नहीं है, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। प्रलय सृजन ये सिमंगल सिंह सुमन का है, बिल्कुल सही है, इसका उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुक्तिमार भारत भूषण अग्रवाल का है, पिघलते पत्थर रांगे राघव का, अजय खंडहर रांगे राघव का, प्रलय सृजन सिमंगल सिंह सुमन का। प्रश्न 825, जमीन पक रही काव्य संकलन के रचनाकार हैं, तो जमीन पक रही काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जमीन पक रही काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर, अन्य कविताएं, बाघ जो कि लंबी कविता है, टाल सटाय और साइकिल, ये आदि सभी केदारनाथ सिंह की है रचनाएं, केदारनाथ सिंह की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 826, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, तो अज्ञेय का काव्य संग्रह इनमें से धरती नहीं है, ये त्रिलोचन का काव्य संग्रह है, विकल्प बी सही, इसका उत्तर विकल्प बी सही। और इनके अलावा तीनों काव्य संग्रह अज्ञेय जी के हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए काव्य संग्रह में धरती अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं, त्रिलोचन की कृति है। त्रिलोचन के अन्य काव्य चैती, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अमोला, ये सभी त्रिलोचन के अन्य काव्य हैं। जबकि आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा, सदा नीरा आदि अज्ञेय की रचनाएं हैं। 827, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, तो इनमें से साय में धूप अज्ञेय की नहीं है, साय में धूप ये अज्ञेय की नहीं है। और सॉरी दोस्तों, इनमें से अज्ञेय की रचना पूछ रहा है, तो ये हरी घास पर क्षण भर, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इनके अलावा संसद से सड़क तक ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। और मछली घर विजय देव नारायण शाही की है। और साय में धूप ये दुष्यंत कुमार की है। तो चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की, मछली घर विजय देव नारायण शाही की है, हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय जी की है, और साय में धूप दुष्यंत कुमार की है, जो कि ये सभी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है, तो ये नरेश मेहता की है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संशय की एक रात राम कथा पर आधारित नरेश मेहता की कृति है। और चैता प्रवाद व पर्व अरण्य नरेश मेहता की अन्य काव्य कृतियाँ हैं। और अरण्य के लिए नरेश मेहता को वर्ष 1988 का साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। और नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना कर्म के लिए 1992 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ, दूसरा तार सप्तक 1951 में, पहला 1943 में और चौथा 1979 में। इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चारों तार सप्तक अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ, इनका विवरण इस प्रकार है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979, जो कि पहले बता चुके हैं। अगला प्रश्न है 830 प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? तो सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए नई राहों का अन्वेषण, जो कि ये खुद अज्ञेय जी ने कहा, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे प्रमुख तत्व नई राहों का अन्वेषण यानी कि खोज करना है। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक में नई विचारधाराओं के 7 प्रमुख कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 831, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? तो इनमें से शमशेर बहादुर की रचनाएं तार सप्तक में यानी कि चौथा सप्तक में संकलित नहीं है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और चलिए शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक यानी कि 1951 के कवि हैं। इनकी प्रमुख कविताएं हैं, कुछ कविताएं चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने अपने पास, ये सभी शमशेर बहादुर की रचनाएं हैं। अगला चौथा सप्तक 1979 में संकलित कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज
और स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर, ये सभी चौथे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है 832, इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और शकुंतला माथुर ये दूसरे सप्तक की कवयित्री थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की कवयित्री हैं। तार सप्तक से संबंधित तथ्य है, तार सप्तक की स्थापना 1943 अज्ञे ने किया, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा 1959, चौथा 1979 अज्ञे द्वारा संपादित किया गया। तार सप्तक में 7 कवियों का काव्य का संग्रह है। तार सप्तक में 7 कवियों के काव्य संग्रह का है। अगला फैक्ट है, अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला प्रश्न 833, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है। तो फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है, फैंटेसी के मुखर प्रयोक्ता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी कविता में फैंटेसी के मुखर प्रयोक्ता मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी की परिभाषा, फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही ये भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। अगला प्रश्न है 834, इनमें से कौन प्रपदवाद से संबंधित नहीं है? तो इनमें से प्रयाग नारायण त्रिपाठी प्रपदवाद से संबंधित नहीं है। और इसके अलावा नलिन विलोचन शर्मा, नरेश केसरी कुमार, ये तीनों प्रपदवाद यानी कि नकेनवाद से संबंधित हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी प्रपदवाद से संबंधित नहीं है, बल्कि प्रयाग नारायण त्रिपाठी का संबंध तीसरे तार सप्तक से है। इसका प्रकाशन 1959 में हुआ। प्रपदवाद को नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 835, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। तो इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं रघुवीर सहाय, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि हैं और दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। इसमें संकलित कवि इस प्रकार हैं: शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, ये सभी दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न 836, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का चांद का मुँह टेढ़ा, ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है, ये भी सही है। और धूप के धान ये गिरजा कुमार माथुर का है, ये भी सही है। टूटने का सुख ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। टूटने का सुख ये अज्ञे का नहीं है। टूटने का सुख भवानी प्रसाद मिश्र का, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का, चांद का मुँह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध का है, धूप के धान ये गिरजा कुमार माथुर का है। अगला प्रश्न है 837, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति है चांद का मुँह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? तो इसका शीर्षक लिखा है, ये शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुँह टेढ़ा है, इसकी भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। शमशेर बहादुर दूसरे सप्तक के कवि हैं, जो कि दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। अगला प्रश्न है 838, जिस कविता से सर्जन संबंधी चिंतन है, किस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है? तो ये है, तो इसमें अषाढ़ वीणा में सर्जन संबंधी चिंतन है, विकल्प
सी सही है, विकल्प सी सही है। असाध वीणा एक लंबी कविता है, इसके रचयिता अज्ञेय जी हैं। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। असाध वीणा सज्जन संबंधी चिंतन। असाध वीणा एक लंबी कविता है, इसके रचयिता अज्ञेय जी हैं। जबकि ब्रह्म राक्षस कविता मुक्तिबोध की है और मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल की है। आत्मजयी कुंवर नारायण की है, जिसमें मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या कठोपनिषद का माध्यम बनाकर प्रस्तुत की गई है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 839 प्रश्न है। किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? तो इनमें से रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्सायन ये सभी पहले सप्तक के कवि हैं। तो चलिए इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्सायन इस वर्ग के सभी किसी न किसी सप्तक के कवि हैं। प्रयोगवाद का दोस्तों वो अलग अलग सप्तक के कवि हैं और प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं और अज्ञेय के संपादकत्व में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए। रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं, जबकि नरेश मेहता और मदन वात्सायन दूसरे और क्रमशः तीसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न है 840। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। इसका उत्तर विकल्प ई सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। यह दीप अकेला कवि प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय द्वारा रचित है। यह कविता अज्ञेय के व्यक्तिवाद में समाज या समूह को शामिल करती प्रतीत होती है। अज्ञेय की चर्चित कविताएं असाध वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच आदि। असाध वीणा एक लंबी कविता है। अज्ञेय को उनकी कविता संग्रह आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न 841। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया गया है? तो इनमें जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष हरी घास पर क्षण भर, विकल्प ई सही है, विकल्प ई सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हरी घास पर क्षण भर कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया गया। हरी घास पर क्षण भर कविता प्रयोगवाद तथा नई कविता के सलाहकार पुरुष कहे जाने वाले अज्ञेय द्वारा रचित है। अज्ञेय के काव्य संग्रह इस प्रकार हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, पूर्वा, सुनहले संवाद, सागर मुद्रा आदि। अज्ञेय अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि हैं। अगला प्रश्न 842। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में क्या नहीं है? तो अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में तालाब नहीं है, विकल्प डी सही है। तालाब नहीं है, विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में तालाब नहीं है, जबकि रक्तलोक, स्नात, पुरुष, अरुण कमल, बरगद, शिशु प्रतीक के रूप में विद्यमान है। अंधेरे में कविता के रचनाकार मुक्तिबोध हैं और इनकी 2 काव्य कृतियाँ हैं, चांद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी खाकधूल कविताएं। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, भूल गलती। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे नाम से हुआ है। अगला प्रश्न 843। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है नामवर सिंह का, विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। ये कथन समीक्षक नामवर सिंह का है। और रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में के विषय में कहा है, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व
और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है और इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 844, अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? तो 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 845, प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्णय किया है। ये कथन असत्य है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 846, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। इनके काव्य संग्रह रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध, वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं, ये सभी रामविलास शर्मा की काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न 847, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? तो इनमें से कितनी शांत ये रघुवीर सहाय की नहीं है। कितनी शांत ये रघुवीर सहाय की नहीं। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कितनी शांत रचना रघुवीर सहाय की नहीं है, बल्कि यह अज्ञेय की कविता है। जबकि सीढ़ियों पर धूप में लोग भूल गए, आत्महत्या के विरुद्ध आदि, ये सभी रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 848, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी काली चंपे की वगैरह, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ अज्ञेय की किस कविता से उद्धृत है? तो यह पंक्ति अज्ञेय के कलगी बाजरे की से उद्धृत है। ये पंक्ति कलगी बाजरे से उद्धृत है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याय कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ अज्ञेय की कलगी बाजरे की कविता से उद्धृत है। अगला प्रश्न है 849, प्रयोगवादी कविताओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा समाज सापेक्षता। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। समाज सापेक्षता प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कारण सही नहीं है, जबकि समाज निरपेक्षता, दुरूहता और स्पष्टता प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय में बाधक सिद्ध हुए हैं। अगला प्रश्न 850, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तो इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावादी कवि हैं और इनका संबंध तार सप्तक से नहीं है। और प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय, ये तीनों तार सप्तक के कवि हैं। तो इसका उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं और तार सप्तक के अंतर्गत अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, बलवंत और नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, ये तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। इसका आरंभ वर्ष 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञेय के संपादकत्व में। और दोस्तों ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और आपसे यही उम्मीद होगी। और लाइक और शेयर करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये आप लास्ट तक देख चुके हैं, आपको अच्छा लगा ही होगा। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, इसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।